हेलो स्टूडेंट्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर डीएल कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो यूनिट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिफिशियंसी ऑफ एंथर, परागकोश का स्फुटन। इससे पूर्व की वीडियोस में हमने टीएस ऑफ एंथर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और लघु बीजाणु चतुष्टय का अध्ययन किया था और आज हम बात करेंगे परागकोश का स्फुटन। जैसा कि हम जानते हैं कि परागकोश की भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम होती है। परिपक्व परागकोश में मिडिल लेयर और टैपिटम नष्ट हो जाती है और केवल 2 स्तर रह जाते हैं और उन 2 स्तरों में खिंचाव बल होने के कारण परागकोश का स्फुटन स्टोमियम सेल्स से हो जाता है, जिसे हम परागकोश स्फुटन कहते हैं। और परागकण जो है वो बाहर वातावरण में आ जाते हैं। उसी का आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए भी, परागकोश परिपक्वन के साथ साथ परागकोश की भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो परागकोश के परिपक्वन के साथ साथ परागकोश की भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। सर्वप्रथम मध्य स्तर जो मिडिल लेयर है, वो अपने पोषक पदार्थों को टैपिटम को देते हुए नष्ट हो जाती है। तो टैपिटम को पोषण प्रदान करने के पश्चात नष्ट हो जाती है। टैपिटम अपने पोषक पदार्थों को वह यूबिस्काइका, स्त्रावण, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधनी में करने के बाद वह भी नष्ट हो जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता जाता है, अनेक परिवर्तन होते जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मध्य स्तर टैपिटम को पोषक पदार्थ प्रदान करके नष्ट हो जाती है और उसके बाद टैपिटम भी पोषक पदार्थों का और यूबिस्काई का स्त्रावण लघु बीजाणु धानियों में करते हुए नष्ट हो जाती है। अब मैच्योर एंथर में, जो परिपक्व एंथर है, उसमें केवल 2 स्तर रह जाते हैं एंथर वॉल के रूप में, जिन्हें अपन एपिडर्मिस व एंडोथीसियम कहते हैं। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक ये परिपक्व या मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है, जिसमें एपिडर्मिस और एंडोथीसियम स्तर नजर आ रहे हैं एंथर वॉल के रूप में, और मिडिल लेयर और टैपिटम नष्ट हो चुकी है। इसमें वो दोनों स्तर नहीं है। तो ये एपिडर्मिस है और ये एंडोथीसियम है। यहां पर भी नीचे वाले जो लोब है, इस एरिया है, इसमें भी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही है। कोई मिडिल लेयर और टैपिटम दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है। और ये जो है, ये कनेक्टिव है या योजी है, तो वो योजी के रूप में ये उपस्थित है। तो मैच्योर एंथर में प्रत्येक लोब में केवल एक ही पोलन से रह जाता है। तो देखिए भी, जो परागकोश जब मैच्योर नहीं होता, उससे पहले एंथर में 2 लोब होती है। प्रत्येक लोब में एक कोष होता है और प्रत्येक, जिसे अपन एंथर कोष कहते हैं, और उस कोष्ठ में
दो लघु बीजाणु धानी होती है। तो ये एक लोबीय है, दूसरी लोबीय है। इस लोब में एक लघु बीजाणु धानी ऊपर और एक लघु बीजाणु धानी नीचे होती है। तो दो लघु बीजाणु धानियां होती है। इसी तरीके से इसमें भी एक लघु बीजाणु धानी ऊपर और दूसरी लघु बीजाणु धानी नीचे, तो चार लघु बीजाणु धानियां होती है। किंतु जो मैच्योर एंकर है उसमें ये इनके फ्यूज हो जाते हैं इस लघु बीजाणु धानियां, और केवल एक कोष्ठ रह जाता है जिसे हम एंथर सेक के नाम से जानते हैं। तो ये इनके बीच की जो लघु बीजाणु धानियां की जो भित्तियां थी वो नष्ट हो गई और यहां केवल एक कोष्ठ बन जाता है। तो पोलन सेक फ्यूज हो जाते हैं। एंथर में 2 लोब्स होती है, प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणु धानियां होती है और टोटल 4 लघु बीजाणु धानियां होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किंतु ये आपस में फ्यूज होने के कारण केवल अब 2 पोलन सेक नजर आ रहे हैं, एक पोलन सेक ये और दूसरा पोलन सेक ये हो जाता। डेहिसेंसी ऑफ एंथर ड्यूरिंग द ड्राई सेशन। परागकोश का जो स्फुटन है वो शुष्क वातावरण में या सीजन में, ड्राई सीजन में होता है। एंडोथीसियम आर्द्रताग्राही प्रकृति की कोशिकाएं होती है, यानी एंडोथीसियम जो लेयर है ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की है, यानी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, होने के कारण शुष्क वातावरण में जल हानि करती है। यानी जब वातावरण शुष्क हो जाता है तब परागकोश का स्फुटन होगा। एंडोथीसियम एक आर्द्रताग्राही प्रकृति की है, तो ये पहले जल अवशोषित कर लेती है, उसको क्या कर रही है, जल हानि करती है। एंडोथीसियम सेल्स में जल हानि के कारण, जब ये जल हानि कर देती है एंडोथीसियम की कोशिकाएं, तो उसमें जल हानि के कारण आउटर थिन वॉल, देखिए इसकी जो एंडोथीसियम लेयर की जो कोशिकाएं हैं इसमें, जैसे ये इस तरीके से कोशिका है, तो इसमें ये इस स्पर्श रेखीय भित्तियों में और आंतरिक भित्तियों में आपको पता है अल्फा सेलुलोज की बनी हुई केलोज बैंड या कैस्पेरिन पट्टियां पाई जाती है। तो ये स्पर्श रेखीय और आंतरिक जो इनर वॉल है, ये इनर लेयर जो वॉल है, इसमें क्या है भाई, केलोज बैंड है, और केलोज बैंड के कारण ये भित्तियां मोटी हो जाती है। तो ये मोटी भित्ति है इसके यहां। तो आउटर थिन वॉल, तो ये जो वॉल है ये आउटर थिन वॉल हो गई, आउटर वॉल हो गई। इस आउटर वॉल में पतली है, एकदम बिल्कुल पतली है, जिसके जो जल हानि होती है उसके कारण इसमें सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुंचन होता है। संकुंचन के कारण ये अवतल हो जाती है। संकुंचन कार्य किस तरीके से हो जाएगी, ये भित्ति इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से इसमें खिंचाव आएगा। इसमें खिंचाव नहीं होगा क्योंकि ये भित्ति कैसी है, मोटी है, इसलिए इसमें खिंचाव नहीं होगा। तो ये इस तरीके से अवतल तरीके से इसमें सिकुड़न या खिंचाव आ जाता है। किंतु एंडोथीसियम सेल्स की इनर या रेडियल भित्तियों में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी जो इनर और रेडियल भित्तियों में अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये सिकुड़ती नहीं है। तो जो इन सेल है इनकी ये जो भित्तियां, एंडोथीसियम की जो सेल है, इस एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल है उसमें वो पतली होने के कारण उसमें सिकुड़न होता है, और जो इनर जो वॉल है वो मोटी होने के कारण इसमें सिकुड़न नहीं होता है। एंडोथीसियम सेल्स की आउटर वॉल के अवतल होने के कारण या कॉन्केव होने के कारण पोलिंग फोर्स या खिंचाव बल पैदा होता है। तो सारी की सारी सेल में इस तरीके से इसकी जो आउटर थिन वॉल है वो क्या हो जाएगी, अवतल हो जाएगी, जिसके कारण एक पोलिंग फोर्स या खिंचाव बल पैदा होता है। इस खिंचाव बल के कारण पतली भित्ति जो केलोज बैंड रहित है, और उन्हें अपन क्या बोलते हैं भी, स्टोमियल या स्टोमियम सेल्स कहते हैं। तो स्टोमियल सेल्स टूट जाती है, जो कहां पर है, यहां
स्टोमियम सेल्स टूट जाती है और यहां एक क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है और इसी को अपन क्या कहेंगे भी, परागकोश का स्फुटन। तो ये खिंचाव कैसे लग रहा है, जब ये इस तरीके से होगी तो ये खिंचाव कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, और इसमें खिंचाव कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। ऐसे इसमें खिंचाव कैसे होगा, ऊपर की तरफ, और इसमें खिंचाव कैसे होगा, नीचे की तरफ। तो ऊपर का पोर्शन ये ऊपर इस तरीके से खींचेगा और नीचे का इस तरीके से खींचेगा। तो यहां पर ये खिंचाव बल सहन नहीं कर पाएगी, कौन सी, स्टोमियम सेल। क्यों नहीं सहन कर पाएगी, क्योंकि यहां पर इनकी कोशिकाओं की भित्तियां क्या है, पतली है, इस कारण से सहन नहीं कर पाएगी और यहां से परागकोश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और परागकण बाहर आ जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार परागकोश का स्फुटन हो जाता है और पोलन ग्रेन बाहर वातावरण में आ जाते हैं, जिससे पोलिनेशन की क्रिया में वो भाग लेते हैं। तो ये था परागकोश का स्फुटन। क्लियर। आगे अपन बात करें टाइप्स ऑफ डिहीकेंसी ऑफ एंथर। परागकोश स्फुटन के प्रकार। अधिकांश पादपों में परागकोश स्फुटन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तल के रूप में होता है, और कुछ पादपों में किस किस तरीके से परागकोश का स्फुटन होता है वो अपन बात यहां करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिहीकेंसी ऑफ एंथर। सबसे पहले अपन बात करें लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तल में। जैसे ये देखिए ये एंथर है, ये एक लोब है एंथर की, ये दूसरी लोब है एंथर की। तो जब जो एंथर में स्फुटन हो वो किस रूप में हो, एक अनुदैर्ध्य, एक लंबवत दरार के रूप में। जब एक लंबवत या अनुदैर्ध्य तल में दरार के रूप में हो, तो देखिए ये एंथर लोब थी और ये दूसरी, और एक कैसे तल में हो रहा, उदग्र दरार के, ये अनुदैर्ध्य दरार के रूप में हो रहा है। देख रहे हो आप डायग्राम में, ये हो रहा है यहां पर से। तो ये एक अनुदैर्ध्य दरार के रूप में क्या हो रहा है, स्फुटन हो रहा है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य स्फुटन। और इस प्रकार का स्फुटन कपास, गुड़हल जैसे पादपों में, या कैप्सुला, बरसा, पेस्टोरिस, ब्रेसिकेसी फैमिली के पादपों में इसी तरीके का स्फुटन देखने को मिलता है। तो अनुदैर्ध्य दरार के रूप में कैप्सुला में, कपास में, गुड़हल में, इन पादपों में परागकोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरार के रूप में होता है। दूसरा प्रकार अपन बात करें ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तल के रूप में। जब परागकोश का स्फुटन, देखो ये एक परागकोश लोब हो गई, ये दूसरी परागकोश लोब हो गई, और कैसे हो रहा है, अनुप्रस्थ रूप में हो रहा है। इस तरीके से होता है जब कोई, तो उसे अपन अनुदैर्ध्य कहते हैं, और इस तरीके से जब स्फुटन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। तो एक क्षैतिज तल के रूप में हो रहा है। तो इस तरीके का जो स्फुटन है जो आप ये देख रहे हो, ये कैसा स्फुटन है, ट्रांसवर्स स्फुटन है। और इस तरीके का स्फुटन ओसिमम सेक्टम या तुलसी में देखने को मिलता है। तो एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में जब स्फुटन हो। तीसरा प्रकार अपन बात करें तो वो है पोरस। जब परागकोश कि एक लोब ये है, दूसरी लोब ये है, इसके जो परागकोश लोब के जो अंतिम सिरे हैं या ऊपरी सिरे हैं, वहां पर एक छिद्र बन जाता है और उस छिद्रों से पराग कणों का निकास होता रहता है। तो इस तरीके के स्फुटन को अपन क्या कहेंगे, पोरस, या इसे अपन छिद्रित स्फुटन के रूप में भी जानते हैं। तो पोरस पालियों के ऊपरी सिरे पर छिद्र बन जाते हैं और सोलेनेसी फैमिली के पादपों में, यानी सोलेनम में, बैंगन में, मिर्ची में, टमाटर में, आलू में इस तरीके का स्फुटन देखने को मिलता है, सरंध्री स्फुटन, जिसमें परागकोश की लोब के ऊपरी सिरे पर एक सूक्ष्म छिद्र बन जाता है, जिससे परागकण बाहर निकलते रहते हैं। फोर्थ प्रकार अपन बात करें तो वो है वॉल्वेट या कपाटी। इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसमें अनुदैर्ध्य तल पर दो या दो से अधिक क्या बन जाते हैं, कपाट।
जैसे ये एक पराकोष लोब है, ये दूसरी पराकोष लोब है, यहां पर एक छिद्र ये बन गया, एक छिद्र ये। तो ये जैसे गेट अपन ओपन करते हैं, किसी भी रूम का जैसे गेट ओपन कर सकते हैं, ऐसे कपाटों के रूप में ये खुलते रहते हैं। और इस तरीके के स्फुटन को अपन क्या कहते हैं, वॉल्वेट या कपाटी स्फुटन कहते हैं। और इससे परागकण बाहर रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके का बर्बेरिस में या दालचीनी में इस तरीके का परागकोश स्फुटन देखा गया है। तो ये था भी परागकोश स्फुटन और परागकोश स्फुटन के प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।